नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में चेतना के स्तर एवं मानवता में सौहार्द। यह हम चर्चा करेंगे चेतना के स्तर के बारे में। मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसका आधार तीन है: थियोसॉफी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट व्यूज इन दिस। तो सबसे पहले हमारा दूसरा स्लाइड, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, आखिर चेतना है क्या। द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग समथिंग, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी वातावरण है उसको समझ पाना और उसको समझकर हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकें, इसको हम चेतना कहते हैं कि हमें आसपास कितना समझ में आता है, हमारे जो चारों तरफ वातावरण है। द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड रेस्पॉन्सिव टू वन सराउंडिंग। दूसरा पार्ट है कि हम उसको कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा होता है हम उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं। किसी भी व्यक्ति की समझ और उसकी चेतना इस बात पर निर्भर करती है कि वो उसको कैसे इस बात के लिए ट्रेंड किया गया है या वो किस स्तर पर है। जैसे कि एक व्यक्ति का फूल को सूंघना, सभी लोग फूल को नहीं सूंघते हैं, कुछ लोग फूल को सूंघते हैं। इसके बारे में गेहूं बनाम गुलाब नाम का एक आर्टिकल श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा, जो मैंने 12वीं कक्षा में अपने सिलेबस में पढ़ा। उनके अनुसार गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं तो सभी खाते हैं लेकिन गुलाब कुछ लोग सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानव की तृप्ति होती है। तो शरीर की पुष्टि के लिए गेहूं सभी लोग खाते हैं, लेकिन गुलाब को पसंद करने वाले लोग कुछ होते हैं। उनकी चेतना का स्तर बाकी सभी लोगों से थोड़ा भिन्न होता है। टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के प्रकार। आमतौर पर चेतना दो प्रकार की है, एक तो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत, और दूसरी ग्रुप्स लाइक स्पेसीज विच इज अंडर इवोल्यूशन। ग्रुप मतलब एक वर्गों का, एक प्रजाति या एक समूह। अगर आप देखें कि चेतना तीन तरह से चेतना का स्तर हम देख सकते हैं लिविंग किंगडम में। सबसे पहले पेड़ पौधे, उनके अंदर भी चेतना होती है। फिर एनिमल किंगडम, जैसे जानवर, कुत्ता बिल्ली, इनमें भी चेतना होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य, जो कि मनुष्य हमेशा हायर स्टैंडर्ड में माना गया है। होने को तो खाना खाना, गुस्सा करना, नफरत करना, ये सब जानवर भी करते हैं, परंतु मनुष्य के पास एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि वो ये जान सकता है कि मुझे इन लोगों से प्यार करना है और सभी लोग बुरे नहीं होते। यह मानव अपनी अगली जनरेशन को कम्युनिकेट कर सकता है। तो मनुष्य के पास संचार की अतिरिक्त व्यवस्था है। मैडम हेलेना ब्लावट्स्की ने 7 प्रिंसिपल्स दिए थियोसॉफी में, चेतना के बारे में, चेतना के स्तर के बारे में। तो मैडम ब्लावट्स्की ने जो 7 प्रिंसिपल की किताब है, हमने उसी में से वो पेज एज इट इज़ स्कैन किया है। मैंने इसमें गुस्ताखी की है इसमें कलर करने की, इस पेज पे वही वही कलर जो जो इसमें बताया गया। मैडम ब्लावट्स्की के अनुसार ये 7 स्तर जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, रेड कलर से वायलेट कलर की तरफ, विबग्योर का उल्टा। विबग्योर जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इसका बिल्कुल विपरीत। तो सबसे नीचे जो रेड कलर है वो काम रूपा और सीट ऑफ एनिमल लाइफ बताई गई है। दूसरी ऑरेंज, प्राण अथवा लाइफ प्रिंसिपल। नंबर तीसरा येलो, पीले रंग का, बुद्धि या स्पिरिचुअल सोल। चौथा ग्रीन, लोअर मानस और एनिमल सोल। पांचवा ब्लू, ऑरिक एनवेलप। ऑरिक एनवेलप मतलब आभा मंडल, मनुष्य चारों तरफ जो आभा मंडल विकसित हो जाता है एक उच्च चेतना के स्तर पर जाने पर। उसके बाद इंडिगो, हायर मानस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इंडिगो कलर से दर्शाया गया है जो लोग स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट हो जाते हैं, समझ जाते हैं चेतना के स्तर पर ऊपर उठने के पश्चात। और आठवां सबसे ऊपर, सातवां जो स्तर है वो है छाया, शेडो और डबल। इसी इन सातों स्तरों को संगीत के 7 सुरों के द्वारा भी समझाया गया है, जैसे कि डो, रे, मी, फा, सो, ला, सी। सातों स्तर, डू रेड के लिए, रे ऑरेंज के लिए, मी येलो के लिए, फा ग्रीन के लिए, सोल ब्लू के लिए, ला इंडिगो के लिए और सी वायलेट के लिए, पराबैंगनी कलर के लिए। इसी प्रकार इनके लिए स्टेट ऑफ मैटर्स ही बताए गए हैं। सबसे नीचे रेड के लिए आइस बताया गया है, उसके बाद क्रिटिकल स्टेट,
उसके बाद वाटर, फिर क्रिटिकल स्टेट, फिर स्टीम और वेपर। वेपर जिसमें कि हम वेपराइज हो सकता है वो व्यक्ति इजिली। क्रिटिकल स्टेट कॉल्ड एयर इन ओकल्टिज्म। एंड उसके बाद ईथर जो कि हाईली वेपराइज्ड, वेपरेबल है, बाष्पीकरण उसका जल्दी हो जाता है। ईथर आपने देखा होगा जो चोट इत्यादि पर लगाते हैं वो उड़ जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये स्केल्स दिखाए गए हैं कि मनुष्य के अलग अलग स्तर पे उसमें अलग अलग रंग की प्रधानता हो जाती है, उसमें दर्शाया गया। इसका ये अर्थ नहीं कि वह रंग उसकी टोटलिटी में है, दूसरे रंगों की भी मात्रा रहती है परंतु वो कम रहती है। जैसे जो वायलेट कलर है जो टॉप पर है उसमें वायलेट कलर ज़्यादा होगा, लेकिन बाकी कलर्स की भी उसमें रहेगी अधिकतर कमी या कमी बेशी। अब इन्हीं चेतना के स्तरों को हम साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से समझते हैं, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं। एक मशहूर मनोवैज्ञानिक फ्रीउड ने इसको 3 स्तरों में बांटा है कि जो चेतना का स्तर है वो 3 तरह से रहता है मनुष्य, एक मनुष्य के दिमाग में। सबसे ऊपर कॉन्शियस लेवल, फिर सब कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। चेतन मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क एंड अचेतन मस्तिष्क। जो चेतन मस्तिष्क है वो बहुत छोटा सा पार्ट है हमारे ऊपर, जिसमें कि हम उस हमारी आईज ईयर्स जो भी कुछ सुनते हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे या चेतन मस्तिष्क से बात करते हैं। यहाँ वो सब समझता है, बात करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन चेतन मस्तिष्क अवचेतन मस्तिष्क को सौंप देता है, जो कि उसे मेमोरीज में कन्वर्ट करता है और नॉलेज के रूप में स्टोर करता है, आमतौर पर रात के समय, सोते समय। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच का जो कम्युनिकेशन है ये लगातार चलता रहता है, परंतु जो अनकॉन्शियस माइंड है ये रात को ही एक्टिवेट होता है, जब सो जाते हैं। जब चेतन मस्तिष्क सो जाता है तो अवचेतन मस्तिष्क जाग जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं वो प्रेडिकेट लॉजिक के माध्यम से अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सी बातें निगेटिव स्टोर रहती हैं, जैसे कि फियर, वायलेंट मोटिव्स, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, इरेशनल विशेस, इमोरल, अनैतिक कार्य करने की इच्छा, शर्मिंदगी भरे अनुभव और सेल्फिश नीड, स्वार्थी हमारी ज़रूरतें। इस तरह की चीज़ों को व्यक्ति कभी बताता नहीं है किसी और से, लेकिन उसके अंदर बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा चलता रहता है। ये जो अवचेतन मस्तिष्क में गिल्ट फीलिंग है या जो एक एक अपराध भावना है, बोध की भावना, वो उसको हमेशा सही काम करने से रोकती है। तो हमें आवश्यकता है कि हम इस तरह के कामों को, जो अवचेतन मस्तिष्क में हमारी ग्रंथि डेवलप हो गई हैं, हम इनको फ्री करें और अवचेतन मस्तिष्क में जो हमारे एप्रहेंशन, कंसर्न्स या हमारी जो ग्रंथियां हैं दिमाग में उनको हम दूर करें। अगला प्रश्न आता है, क्या व्यक्ति बिना सोचे भी कॉन्शियस हो सकता है, चेतन रह सकता है बिना सोचते हुए भी? हाँ, रह सकता है। अगर आप देखें छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चे हमेशा कुछ न कुछ सोचते नहीं हैं, लेकिन वो कॉन्शियस होते हैं, चेतन रहते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं हैं क्योंकि उनके पास इतनी मेमोरी ही नहीं होती है, उनके पास इतने कंसेप्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन चेतन वो फिर भी हैं, वो समझते हैं प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब बच्चे भी समझते हैं। बहुत छोटे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 या 2 महीने की, जिसको बोलना भी नहीं आता, वो बच्चा भी प्यार और नफरत समझता है और चेतन रहता है, लेकिन वो सोचता नहीं है, वो बहुत सीमित मात्रा में ही सोचता है। इसके विपरीत जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, प्रौढ़ लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कभी सोचना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लगातार गलत या सही एक लूप के अंदर सोचते रहते हैं और उससे उनका सोचने से उनकी जो प्रेजेंट माइंडेडनेस है वो समाप्त हो जाती है। वो प्रेजेंट में ना रह के या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कॉन्शियस रहें और उतना ही सोचें जितने की आवश्यकता हो। आवश्यकता से अनावश्यक रूप से सोचना हमारी सेहत के लिए और हमारे कंसेप्ट्स के लिए ठीक नहीं है। अब हम निगेटिव थॉट से कैसे बाहर आ सकते हैं और अनकॉन्शियस माइंड को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं, अवचेतन मस्तिष्क को हम कैसे उसके स्वामी बन सकते हैं, ना कि उसके गुलाम। किल ईगो, अपनी जो हमारी अंतरात्मा है, हम उसे समझाएं कि वो बिल्कुल भी ईर्ष्या ना करे और स्वाभिमान, आत्म जो अभिमान है वो अपना नष्ट करें। अभिमान नष्ट करना सबसे आवश्यक है। और जो आपको अप्रहेंशन है, कंसर्न्स हैं, आपको लगता है कि ये बात सच हो सकती है, कुछ बुरी बात, तो उसको आप एक संभावना के तौर पर लें, आवश्यकता के तौर पर ना लें कि वो आवश्यक नहीं है, संभावना अवश्य है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है,
लेकिन वो निश्चित रूप से ऐसा होगा ऐसा नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल विचार है। मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं, जिससे कि आप अपने मस्तिष्क पर बेहतर नियंत्रण पा सकें। अचीव हायर मानस, आप हायर मानस पे जाएं, लोक मोक्ष और निर्वाण की तरफ अग्रसर हों। ऐसा तभी हो सकता है जब अपनी क्षुद्र आवश्यकताओं को हम समझ सकें और उससे निजात पा सकें। अपने फ्यूचर जनरेशन्स को, जो अगली हमारी जनरेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हम उनको ये सूत्र आगे पहुंचा सकें, जिससे कि लोग समाज की जो निगेटिव थॉट है वो उनसे इम्प्रेस्ड ना हो जाएं या उसी को सच्चाई ना मान लें। थैंक यू सो मच। आपके समय और सानिध्य का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेच्छु। धन्यवाद। थैंक यू चकित जी, बहुत बहुत आपके इस प्रेजेंटेशन के लिए। और मुझे लग रहा है कि शायद हमारे साथ आपने बहुत ही अच्छे से थियोसॉफी और विज्ञान के साथ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात की। तो इसके बारे में किसी और को अगर कुछ शेयर करना हो या कोई प्रश्न हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। चकित जी, आप हाँ वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना, क्योंकि आपका सिग्नल ठीक आ रहा है। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ जी जी, तरल जी प्लीज पूछिए जी। विकास श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो वाकई में इतनी सटीक प्रेजेंटेशन से हमें चकित कर दिया। और कई बार बहुत छोटी सी जो बात कही जाती है वो अंदर बहुत बड़े लेवल पर जाती है। दो प्रश्न मेरे आपसे थे, अगर मतलब ये जिज्ञासा हो रही थी। आपने कहा था कि जानवरों की अंदर ऐसे गुण नहीं होते कि वो अपने आगे की पीढ़ी को कुछ सिखाते हैं, चेतना अवस्था या वो, बराबर। तो मेरा एक जानना है कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग गुण होते हैं जो उनकी सुरक्षा के प्रति की चेतना के कारण होते होंगे शायद। जैसे कि हम देखें तो कुत्तों को एक गंध का और एक साउंड का एक विशेष ज्ञान होता है, वो उससे संभालते हैं और उसका उपयोग विभिन्न साइंस में, पुलिस में और मिलिट्री में भी होता है। और ऐसे ही कुछ जानवरों में रात्रि में देखने की चेतना होती है, हालांकि हम उल्लू को इतना कुछ काम नहीं रहते उसकी चीज का। और कुछ दृष्टि से बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे कि चील बहुत ऊपर से एक सूक्ष्म चीज देख लेती है। और कहीं ना कहीं ये चीज विज्ञान भी यूज कर रहा है। अगर वो हम मॉडर्न साइंस लें तो आजकल जो ऊपर से कैमराज होते हैं वो भी होवरिंग होते हुए सब कुछ देखते हैं। तो ये जो भी जानवर हैं, ये अपनी छोटे छोटे गुण जो उनकी सुरक्षा के लिए या उनके भोजन के लिए या उनके लिए उपयोगी है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाते हैं। तो ये एक उनका कॉन्शियस प्रयास है, सबकॉन्शियस प्रयास है, या वो है उस तरह की जो कंपैरिजन है कि वो भी सिखाते हैं उस तरह से? ऐसा मुझे आपके उससे लगा, तो प्लीज इसे क्लियर करिए। जी थैंक यू भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये वास्तव में ऐसा ही है कि जो एनिमल किंगडम है, कई बार तो वो हमारे से भी ज्यादा अच्छे होते हैं पॉजिटिव सेंस में भी। लेकिन जो फर्क है जो जानवरों ने हासिल किया है अपनी पिछली पीढ़ियों से, वो उन्होंने इनहेरिट किया है बाय डीएनए। अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो वो मनुष्य भी करता है उतना। लेकिन एक कुत्ता अपने अच्छे अनुभवों को ये नहीं बता सकता कि अगर आप दूसरे, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, वो प्रेम करता रहा है मुझे, और सभी मनुष्य बुरे नहीं हैं। यह बात वो एज ए प्रिंसिपल, एज ए सिद्धांत नहीं बता सकता अपनी अगली जनरेशन को। डीएनए तो डेफिनेटली वो करेगा, इवोल्यूशन होगा, अगले जो उसके कुछ बेटरमेंट है वो जाएगा, सुनने की, लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सिद्धांतों को अगले बता सकता है। प्लस वो एक लंबी जंप ले सकता है। मानव मस्तिष्क ने पिछले 20 सालों में, आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले हमारा मैनकाइंड ने जो 8000 वर्षों में जो अचीव की नॉलेज, उससे ज्यादा नॉलेज, उससे 20 गुना नॉलेज पिछले मैनकाइंड ने पिछले 20 वर्षों में की है। आज से अगर हम 40 या 50 साल पहले देखते थे तो एक आम व्यक्ति को मेडिकल साइंस समझने में पूरे 5 साल लगते थे, उसको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था। लेकिन आजकल गूगल की वजह से वो एक सेलेक्टिव नॉलेज ले सकता है। पहले यह संभव नहीं था। पहले जब मुझे एक एमएस डॉक्टर पढ़ाएंगे टीचर आके, वो अपने क्रम से ही पढ़ाएंगे।
लेकिन आज जाके गूगल की जैसे या और जो टेक्नोलॉजी है, मैं एक सेलेक्टिव नॉलेज भी ले सकता हूँ, मैं में हवाई जहाज चलाना सीख सकता हूँ। तो जो पिछले 20 वर्षों में मैनकाइंड ने एक फास्ट हासिल किया। एक और एग्जांपल है कि मैं यहाँ गैंगटॉक में बैठा हूँ, आप लखनऊ में बैठे हैं और हम बहुत अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं। कम से कम कुत्ते बिल्ली अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि एंड्रॉइड ऐप बनाए गए हैं बिल्लियों के लिए और बहुत जल्दी कुत्ते बिल्ली भी ऐप प्रयोग कर पाएंगे, ऐसी मान्यता है। और हो सकता है विज्ञान जानवरों को भी वो दे दे, ये कैपेसिटी दे दे कि वो भी तेजी से नॉलेज ले सकें या इम्पार्ट कर सकें। लेकिन फिलहाल मनुष्य, जैसे हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, उतना कम्युनिकेशन जानवरों का नहीं है। डेफिनेटली वो चेतना के स्तर पे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन वो मनुष्य की तुलना में बहुत नीचे हैं। और मनुष्य के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 1000 साल 2000 साल भी जंप कर सकता है इवोल्यूशन के, यह जानवर नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य इस दृष्टि से कहीं ज्यादा आगे है ये जन्म। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत आपने सिमिली देकर मेरे मन को क्लियर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तरल जी, थैंक यू चकित जी। और चकित जी, जस्ट टू इन्फॉर्म कि इस मीटिंग में पूरे भारत से लोग हैं, हम चेन्नई से भी हैं, बॉम्बे से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से हैं, तो केवल लखनऊ से ही नहीं है। तो सबसे आपका मिलना हो जा रहा है। हमारे बीच प्रोफेसर शिंदे जी भी हैं, आप तो जानते हैं उन्हें। तो Professor Shinde, if you want to say something. Yes. Yeah, just now doctor said we must add to it the group soul, sir. The Theosophy speaks about the animal group soul. So whatever good virtues they regain, for example, devotion to his master, dogs, they gain the devotion to his master and honestly work for the master, die for the master, whatever it is, that virtue is added into the group soul, and the group soul grows gradually. Even if it is not given to the particular next generation, but it is added to the group soul, and group soul grows. That one concept is taught in the Theosophy. That's what I want to add, whatever question was asked. And doctor, I think that can be thought over. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Shinde ji. Yeah. Definitely, sir. Actually, the group is nothing but a generation. What today internet is doing actually at large, not only to a small group but to a very large group. Definitely, mankind has been doing it since centuries. कि पहले वो किताबों के या अखबारों के हिसाब से भेजते थे, आज वो गूगल के भेज रहे हैं। लेकिन मैनकाइंड डेफिनेटली ग्रुप सोल में ट्रांसफर करता रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। थैंक यू सर। ऐसा नहीं, मैं जो बोल रहा था, एनिमल में ग्रुप सोल है। सो स्पेसीज स्पेसिफिक human consciousness is one. So human species is one. Like this dog species is one. So dog species has got its own group soul. In the same way, human beings have their group soul, this consciousness. So each is adding to its group soul. That's what I want to add. कोई मतलब नहीं है। Thank you, sir. हाँ जी सर। हेलो, बोलो। हाँ बोलिए सर। बाइबल से कुछ पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, पूछिए सर। कौन है? मैं शर्मा बोल रहा हूँ, बाइबल से कुछ पूछ सकता हूँ बोल रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए सर। तो ये जीसस की सीक्रेट टीचिंग में मैंने पढ़ा था कि वो साइमन पीटर और मैथ्यूस और थॉमस के बीच में जीसस चर्चा करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कैसा लगता हूँ, व्हाट आई एम लाइक, कंपेयर विथ एनीथिंग एंड टेल मी व्हाट आई एम लाइक। तो साइमन बोलते हैं कि यू लाइक मैसेंजर, और मैथ्यूस बोलते हैं कि यू लाइक ए फिलोसोफर, और थॉमस बोलते हैं कि टीचर, माय माउथ इज अटरली अनएबल टू से व्हाट यू आर लाइक। तो जीसस कहते हैं कि आई एम नॉट योर टीचर बिकॉज यू हैव ड्रंक, यू आर इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम द बबलिंग स्प्रिंग ऑफ व्हाट आई हैव टेंडर। तो उसके बाद वो उनको कहते हैं, अलग ले जाते हैं और 3 सेइंग कहते हैं, और तीसरी सेइंग में वो जब वापस में आते हैं मिस्टर थॉमस, तो दोस्तों के बीच में उन्होंने दोस्तों ने पूछा कि तुमसे जीसस ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 3 सेइंग हमको बताए, और उन्होंने कहा कि अगर मैं एक भी कह दूंगा
उनमें से तो वो बोलते हैं कि यू विल पिक रॉक एंड स्टोन मी, स्टोन मी एंड फायर विल कम फ्रॉम दैट रॉक एंड डेवर यू, है ना, आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे उनके अगर सेइंग में आपको बता दूंगा, जो 3 सेइंग बताए उनमें से एक भी बता दूंगा तो आप पत्थर उठा के मुझे मारोगे। तो उन पत्थर उठा के मारोगे कहने का क्या आशय है? ओके, हाँ चकित जी जी। जहां तक माइथोलॉजी और जो धर्म में एक फर्क है, वो सभी धर्म और सभी माइथोलॉजी में बताया गया है कि वो उस समय के ज्ञान और उस समय की जो लोगों का चेतना का स्तर या अंडरस्टैंडिंग था, वो उसकी दायरे में रख के बताया गया। कई बार जो भी जीसस क्राइस्ट ने बोला, डेफिनेटली उनकी चेतना का स्तर एक आम मनुष्य से तो बहुत ऊपर ही था, निश्चित रूप से, क्योंकि वो ईश्वर से साक्षात्कार कर पा रहे थे, चेतना के उस स्तर पर थे जहां वो कर पाए। उनके शिष्य गणों ने उस समय ईश्वर की जो परिकल्पना थी वो दयालु होने की तो थी ही, जो कि एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के बाद और ज्यादा इमेज दयालुता की भरी। उससे पहले ईश्वर को एक डराने वाला एंटिटी बताई गई। ये खाली क्रिश्चियनिटी में नहीं, हिंदू धर्म में और इस्लाम में भी बताया गया कि अल्लाह का कहर टूट पड़ेगा या ईश्वर का आपको वो भुगतना पड़ेगा। जबकि क्रिश्चियनिटी ने जीसस क्राइस्ट के प्रादुर्भाव के बाद क्रिश्चियनिटी में जबरदस्त दयालुता का पुट ज्यादा आया और डराने का ईश्वर के नाम पे कम आया। हालांकि जीसस क्राइस्ट के समय में ईश्वर की जो परिकल्पना थी वो खाली दयालुता की ना होके उसे डराने का भी एक रखा गया था। तो उस समय के जो विचार थे, स्पेशली जो जीसस क्राइस्ट के शिष्य गण थे जिन्होंने बाद में बाइबल में लिखा, माइथोलॉजी के बारे में कुछ भी बोलना, खासतौर दूसरे धर्म के बारे में बोलना, हम उसमें पॉजिटिव बात तो डेफिनेटली बोल सकते हैं, नेगेटिव बोलने का अधिकार डेफिनेटली मुझे तो नहीं होता है कि हम उसको स्क्रूटनाइज करें। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, ईश्वर का डराने का उस समय प्रचलन था, ईश्वर के नाम से डराने का, जिससे कि लोग अच्छे कार्य करें। उस समय यह पुट रहा है उस समय के धर्म ग्रंथों में, न सिर्फ क्रिश्चियनिटी में बल्कि हिंदू धर्म में और इस्लाम में भी ये पुट रहा है। ओके, थैंक यू चकित जी। एक प्रश्न मेरा भी है। आपसे चूंकि बात हुई थी, आपने कहा था कि आप उसको शेयर करेंगे कि जो चेतना वहां के, जहां आप इस समय हैं वहां के लोगों की, तो हार्मनी के बारे में आपने कुछ कहा था, कुछ हम लोगों से शेयर करेंगे प्लीज? जी 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 बिल्कुल। मैं अभी पिछले काफी दिनों से भारत के कई हिस्सों में घूमा या विदेशों में भी रहा, तो एक बहुत बड़ी समस्या जो आज मैनकाइंड देख रही है, अगर हम भारत की बात करें तो 1947 में उतनी वैमनस्य नहीं था सांप्रदायिक जितना आज की तारीख में बढ़ गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि मेरे सिद्धांत तो ऐसे हैं और दूसरे के सिद्धांत ऐसे हैं, मेरे सिद्धांत बेहतर हैं, दूसरे के सिद्धांत खराब हैं, या यह मेरी संतति पे या मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है। ये कॉमन फैक्टर है। और अक्सर ये कहा जाता है कि ये बाहर का आदमी है। तो बाहर के आदमी का क्या तात्पर्य होता है कि मेरी भाषा नहीं बोलता है, मेरे प्रदेश के बाहर का है, इस पूरे प्रदेश की संपत्ति पे मेरे ही प्रदेश के लोगों का कब्जा है। लेकिन जब आप उसे शहर में कन्वर्ट करें, मोहल्लों में कन्वर्ट करें, तो फिर तो आप भी बाहर के हो जाते हैं। और अगर आप उसे अपने मोहल्ला मानते हैं, अपना शहर मानते हैं, अपना प्रदेश मानते हैं, तो फिर अपना देश क्या पूरी दुनिया ही क्यों नहीं मानते? जैसे आपके प्रदेश का हिंदी भाषी आपका भाई है, तो वैसे ही अमेरिका वाला भी तो आप ही की पृथ्वी का नागरिक है, या वो जो मुसलमान पाकिस्तान में बैठा है वो भी तो आप ही का भाई है। तो ये चेतना के स्तर, इस स्तर पे भी हम उसे माइन्यूट कर लेते हैं, या तो हम उसे लैंग्वेज बेस पे अपना भाई मानते हैं, मोहल्ले के आधार पे मानते हैं, धर्म के आधार पे मानते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप बड़ा ग्रुप मानते किसको हैं। हम वो भी चेतना के स्तर से संबंधित है। जितना छोटा आपका ग्रुप होगा उतनी ही छोटा ही आपकी चेतना का स्तर है, और जितना बड़ा आपका ग्रुप आप मानेंगे उतनी ही ऊपर आपकी चेतना का स्तर माना जाएगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट, ईश्वर, अल्लाह को एक ही मानते हैं तो डेफिनेटली आपका चेतना का स्तर भी ऊपर है। फिर हम अमेरिका या पाकिस्तान को भी अलग नहीं मानेंगे, और अगर अलग मानने पे चाहेंगे तो आप पड़ोसी मोहल्ले को भी अलग मानेंगे। यह हो सकता है कल को अपने भाई, सगे भाई को भी अलग मानने लगे कि ये भी मेरे से संपत्ति में मेरे से कॉम्पीट कर रहा है। तो वैमनस्य का स्तर और चेतना के स्तर में आपस में व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक संबंध है।
बिल्कुल थैंक जी चकित जी। और अब हम लोग ये श्लोक तो अक्सर ही पढ़ते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो हम लोगों का मंत्र है कि जो छोटी चेतना या लिमिटेड सोच वाले लोग होते हैं वही मेरा तेरा करते हैं, लेकिन जो उदार चरित या उदार चेतना वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब के समान है। और उस मेरे ख्याल से जब वो भावना आती है तो फिर वायोलेंस, चूंकि फियर कम होता है इसलिए वायोलेंस भी कम हो जाता है, क्योंकि वायोलेंस भी वहीं ज्यादा होता है जहां फियर होता है। हम दूसरे से डरते हैं तो हम वायलेंस करते हैं, लेकिन जब आपका फियर, आप बिल्कुल निर्भय हो गए तो वहां वायलेंस भी नहीं रहता है। चलिए थैंक यू। और आज का हम लोगों की मीटिंग काफी शॉर्ट रही, लेकिन अगर किसी के कोई कुछ क्वेरी हो या कुछ ऐड करना चाहते, हाँ डॉक्टर राजम जी प्लीज प्लीज। यस चकित जी, आपका नाम कैसे डाला गया? नामकरण किसने किया? जी मेरे पिताजी ने किया। एक्चुअली मैं एक अर्ली बर्थ चाइल्ड हूँ, 7 मासा बच्चा बोलते हैं जिसको। तो मुझे निमोनिया हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि मेरे बचने के चांस बहुत कम है। तो जब मैं बच गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब मैं ये चकित नाम रख सकता हूँ भाई थैंक यू डॉक्टर राजम जी। अगर आपका ये प्रश्न नहीं होता तो हम लोग कभी जान ही नहीं पाते कि, और चकित रह जाते कि हाँ, चकित क्यों है। जी 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 बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जन्म से ही ये चकित करते आ रहे हैं। मैं चकित जी एक बात कहूं, आपने जितनी रैशनैलिटी के साथ हार्मनी की बात कही, आजकल वो सुनने को मिलता नहीं है। जो आदमी ज्ञानी है, जानकार है, वो उतना ही दम्भी है, उतना ही क्रूर है। व्हाट्सएप में अगर आप पढ़ें, ऐसी क्रूरता, ऐसा झूठ। और जहाँ तक टीवी का सवाल है तो सवाल ही नहीं। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने अच्छे रैशनल ढंग से सौमनस्यता क्या होती है, सौहार्द क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं टीचर हूँ और बताया जाता है संस्कृत में कि जहाँ से भी मणि मिले, जहाँ से भी सुभाषित मिले, ले लेना चाहिए। असल में वो श्लोक में एक बात छोड़ दी है मैंने, क्योंकि उसमें लिखा जहाँ से भी सुभाषित मिले, जहाँ से भी मणि मिले और जहाँ से भी सुंदर स्त्री मिले। मुझ पे लागू नहीं होता, इसलिए बहुत आभारी, बहुत आभारी। धन्यवाद जी आप पर लागू होता है क्योंकि मन की सुंदरता एक अलग बात मैं ऊपर से डेफिनेटली लागू पूरी तरह होता है। चलिए थैंक यू सो मच। और मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो चलिए मेरे ख्याल से और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं चकित जी को कांग्रेचुलेशन करूंगा इनका। अरे हाँ पांडे जी, जी 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 उनका पहला प्रयास है और उन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया। थोड़ा सा इसमें थियोसफी का जो 1-2 पॉइंट बता दें, आई थिंक ही विल करेक्ट। पहली स्लाइड में जो आपने येलो दिखा दिया था ग्रीन से नीचे, वो ग्रीन से ऊपर होना चाहिए, आप उस दूसरों को मैच कर लें। सो एनीवे दैट इज वेरी स्मॉल थिंग, उसको किताब से आप फिर से देख लें। बट जो आपने ये ग्रुप सोल की बात हुई और ट्रांसफर की बात हुई, देन आपने गूगल पे नॉलेज की बात हुई, इसमें मैं ये ऐड करूंगा, गूगल में जो मोस्टली लोग देखते हैं द इंफॉर्मेशन, मेरे ख्याल से उसको नॉलेज कहना ठीक नहीं होगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन जब डाइजेस्ट होता है तब नॉलेज होता है। सो गूगल में जितने लोग एक बार हम कहीं गए थे तो हमने आईसी सनवेल का नाम दिया, तो उनका अभी अब गूगल से उतारता हूँ मैं, गूगल से उतार लिया उन्होंने। उसके 15 दिन बाद कुछ मुझसे फिर मिले, हमने कहा क्या आपने देखा? कहते साहब तो उससे देखने मौके नहीं मिला। So mostly they are browsing the information, and it is not, at least I don't think it is knowledge. Knowledge तो deeper study से आएगा, contemplation से आएगा और उसको पहचाने से आएगा और प्लस फाइनली उसको प्रैक्टिस करने से आएगा। So that is what हमारा एम है थियोसॉफिकल सोसाइटी में। तो हम गूगल से इंफॉर्मेशन लें लेकिन अपने किताबों को पढ़ते रहें, दैट इज माय रिकमेंडेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा अपना प्रयास है
और ख़ास तौर से गैंगटॉक में गया था 1978 में। तो आपने देखा होगा वहाँ पर लोगों की चेतना हमारे प्लेन की चेतना से थोड़ी अच्छी कही जाएगी, जो मेरा अनुभव था। जब मैं गया था तो वहाँ पर अभी पता नहीं उस ऐसा कंडीशन है, वहाँ पर खिड़कियों में सलाखें नहीं लगती थी सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने पूछा तो उनका साहब यहाँ कोई चोरी होती नहीं, तो खाली जो प्लेन के लोग एकाध लोग जाते हैं तब चोरियां वहाँ हो जाती हैं। सो चेतना वहाँ की काफी ऊपर है, बिकॉज उसका पर्पज है, उसका रीजन है, दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं। और बुद्धिज्म में आप मॉडर्न ब्लॉस्की लगती है, बुद्धिस्ट कंट्री थे, उसमें क्राइम तो पहले ऑलमोस्ट नील था, अब तो खैर वहाँ भी हो गया है, लेकिन फिलॉसफी जीवन की। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच, और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और इस चीज को आपका गोरखपुर में लॉज में भी है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सर। चकित जी अपना नंबर, हाँ मेरे पास है, तरल मुंशी जी पूछ रहे हैं, तो मैं तरल जी आपको चकित जी का नंबर भेज दूंगा। और हाँ, सभी हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, सभी श्रोता हैं, उन सब की तरफ से, प्रज्ञा लॉज की तरफ से, प्रज्ञा CS स्टूडियो की तरफ से हम अपने आज के जो वक्ता हैं बंधु चकित स्वरूप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, और चूंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा टॉक लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई, और हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी हम आपको इस साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन जो है उसके साथ सुनेंगे। और वाकई में आज का जो आपका टॉक था बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपने समझाया हार्मनी की बात, वो वाकई में बहुत ही प्रैक्टिस करने योग्य है और अध्ययन करने योग्य है। तो हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के आज की मीटिंग अटेंड की। और मैं पुनः अर्चना जी से मुंबई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मीटिंग का अंत, जो हम लोगों का सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके मंगल कामना के लिए, सबके कल्याण के लिए पूरे भाव और संकल्प के साथ हम सब ये मंत्र के साथ मीटिंग का अंत करें। अर्चना जी प्लीज। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Brother Shikar. Yes, Sister Jasmine. Yes. Thank you very much. The talk was excellent. And thank you, sir. Thank you so much. It was really good listening to you. And also, thanks to Brother Taral and Dr. Rajam, because they spoke very well later on. You know, but Brother Taral's question was very relevant. And also Dr. Rajam, the way she spoke. So thank you, all of you. And sir, thank you very much. My father used to work in Gangtok years and years ago. Oh. In Sikkim. Yeah, actually, I missed one part about Gangtok knowingly, but as Pandey sir told, I also felt that Gangtok people's level of consciousness is quite high. As I have been to many states in Northeast and in Nepal, especially, Gangtok or Sikkim culture is very close to Nepal and Tibet. But what I found in Sikkim is specific, which is unique, that the people, when I asked, can I buy land here? They said, yes, you can buy. If I had asked this question in any other state, they have said, no, it is not allowed or something like that. But in Sikkim, despite being a Buddhist culture, and it has been a priest monarchy earlier, just like Tibet, the people here are quite peaceful. And that's why that the original people here are in minority today, and the immigrants are in majority.
which I have not seen in other, and still they are welcoming the people from outside. So that's why I call them that being in Himalayas and in such a sacred place, their level of consciousness is quite high. And I have been visiting here in monasteries, and I found, yes, that's the reason that their Buddhist background, despite being in minority today of their original people, they're still very kind to outsiders. That's one what I could observe. It's a nice place, actually. Thank you. Thank you, brother. Thank you very much, Doctor. Thank you, Sister Jasmine. Thank you. Okay, so if anybody wants to say anything else, otherwise we will end this meeting in. My thanks to Chet. My thanks to the speaker. Very well. Professor Shindeji. Okay, thank Yeah. you. Thanks to his name is Chakit. Chakit Swarup. Chakit Swarup. Yes. Swarup. Okay. Swarup is also there. Yes. Chakit. Very nice, Chakit. Thank you. शिखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और चकित स्वरूप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी. Thank you तरल जी. और just before ending, just one announcement. हम लोग, आप जानते हैं कि प्रज्ञा लॉज, प्रज्ञा CS स्टूडियो, we keep doing experiments. तो 28 फरवरी को एक और हम लोगों का पायलट प्रोजेक्ट आप सबके साथ हम लोग शेयर करेंगे, जिसमें तरल जी हमारे साथ रहेंगे, और उसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें. 28 फरवरी को 11 बजे है, तो उसको भी हम लोग और डिटेल में आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करेंगे. Thank you sir, thank you everyone. Good day, good weekend. Thank you Chakit ji. Thank you all. Good day. Good. Finished.